लास्ट पे लेक्चर के अंदर चीज लर्न कर रहे थे हमने दो स्कीमा कल पढ़ी थी, एक का नाम था स्टार ऑर्गेनाइजेशन के लिए है एक लार्ज, और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आप एग्जाम को नाम बताए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम चीज है डाटा की साइज का और डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी का। याद रखिए डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक वैरायटी ऑफ डाटा के साथ होता है इसके साथ, क्योंकि जितनी वैरायटी ज्यादा होगी डाटा को मैनिपुलेट करना उतना मुश्किल होगा। ये बात चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ स्ट्रक्चर डाटा है तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर डाटा मैनिपुलेट करना आसान है। अगर आप खाली सेमी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर सबसे मुश्किल है, क्योंकि एक ही वक्त पे दो तरह के डाटा को एनालाइज करना पड़ता है। और हम इस वक्त जितने भी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं उनमें 90% टेक्निक सेमी स्ट्रक्चर की सारी बिग डाटा म्यूजिक का नाम था, उसी के बुनियाद पे काम किया गया था। डाटा एनालिटिक्स के अंदर भी उसी को मेन फोकस किया गया था, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा डाटा होता है, बिग डाटा के अंदर भी उसी को फोकस किया गया। और इसी तरह आगे चलकर हमने डाटा वेयरहाउस की बात की तो डाटा वेयरहाउस मल्टीपल डाटा क्यों करता है, इसलिए कि वो स्ट्रक्चर डाटा रिलेशन डाटाबेस को ले रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि उसके पीछे डाटाबेस रिलेशन ही हो? और समझना बात, उसके पीछे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस भी होती है, उसके पीछे ग्राफ डाटाबेस भी होती है। वो एक ही वक्त पे डाटाबेस में डाटा ले रहा है, ओआईटीपी से भी डाटा ले रहा है, यानी ओआईटीपी के प्रोसेस होने के बाद डाटा आया है वो डाटा डाटाबेस की डायरेक्टली भी वसूल कर सकता है, क्योंकि आपका ओआईटीपी अपनी डाटाबेस बना सकता है या अपनी फाइल बना सकता है। इसलिए हमने कहा कि ये फ्लैट फाइल से डाटा लेता है। फ्लैट फाइल से क्या होता है, जो सिंगल एंटिटी डाटा ले करती है उसे फ्लैट फाइल कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कस्टमर की फाइल है, लेकिन जब हम डाटाबेस में करते हैं तो टेबल बन जाता है, और उसी टेबल को मैं बहुत सारे टेबल्स में बनाता हूं तो रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन डाटा वेयरहाउस को बहुत सारे रिलेशनशिप के डाटा को एक जगह कंबाइन कर रहा है, और डाटा वेयरहाउस की सबसे बड़ी खूबी ये थी ये डाटा को कैटेगराइज करके रखता है अपने पास ताकि डाटा जल्दी से हासिल किया जा सके। तो कल जो आपने कंटेंट पढ़े स्टार स्कीमा और आपके पास ग्राफ करते हैं सेंटर स्लोप लेके स्कीमा आपके पास उस स्कीमा में जो सबसे बड़ा फर्क था वो एक फल बताया, एक डाटा कॉम्प्लेक्स है, एक डाटा सिंपल है। सिंपल की वजह से उसमें सीक्वेंस क्वेरी जल्दी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स डाटा में क्वेरी को मैनेज करना मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। उसको एक आम प्रोग्रामर भी काम करता है साथ पे, लेकिन स्लोप लेक आम प्रोग्रामर काम आसानी से नहीं करता अंटिल अनलेस वो बहुत हाई स्पीड जानता हो। और आखिरी कंटेंट था वो डीनॉर्मलाइज होता है और स्लोप लेक नॉर्मलाइज होता है। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, गैलेक्सी को याद करने का आसान तरीका इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मेनी स्टार्स। ये याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल बताओ तुम्हारे ये हमें याद करने की, मुझे याद करने की मैं जो बेसिकली खुद से समझना चाहता हूं, मैं अपने आप समझाने के लिए जल्दी याद करने मैं कैसे करूं से, तो मैं कहता हूं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्टार। ये देखिए ये इसका स्टार का एक पार्ट है, ये इसका स्टार का एक पार्ट है, इन दोनों बातों को मिलाने के लिए नाम दो टेबल बनाएंगे। ये दो टेबल दो स्टार्स को मिला रहे हैं, ये शेयर का टेबल है, ये इवेंटिक फैक्टेबल है, पर इन दोनों को यहां पर पॉइंट डायमेंशन और डे डायमेंशन का दो टेबल बना के उनको आपस में लिख दिया गया। अलग इसके ये तीन पार्ट थे और इसके ये तीन पार्ट थे, लेकिन अब ये दो पॉइंट बना के इसका मतलब है कि अब मर्करी एफिलिएट इनको नहीं है, अब मर्करी एफिलिएट इनके पास है, इनके पास नहीं है। ये एक यूरो को देख रहे हैं और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपको दूं, पूरा फेसबुक इसी को इस्तेमाल करता है, पूरा फेसबुक इसी गैलेक्सी सिस्टम को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वहां बेशुमार आपके पास यूजर है, हर यूजर की अपनी एंटिटीज है, लेकिन यूजर को मिलाने जो है ना तो आप कहते हैं पीपल यू मे नो उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, कौन लोग एक ग्रुप में आएंगे तो ये ग्रुप इस तरह बनते हैं, इस तरह वर्किंग आपस में लिंक होती है। और ये बात हमने वहां पर ग्राफ डाटाबेस के अंदर ग्राफ डाटाबेस में आपस में लिंक हुआ रहता है, किसको कितना लिंक किया है इस बात याद है। तो बहरहाल अब यदि आपको याद है कि आपको लिंक करना आसान होगा, आइए शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चे यहाँ पर फैक्ट टेबल लगा हुआ है, ये फैक्ट टेबल कितना डायमेंशन हुआ है, लेकिन दरमियान में देखिए दोबारा आपके पास डायमेंशन टेबल फिर दोबारा में यहाँ पे डायमेंशन टेबल यहाँ पे डायमेंशन टेबल। अब वो क्या है कि ये वाला फैक्ट टेबल इन डायमेंशन टेबल को चला रहा है, ये वाला फैक्ट टेबल इन डायमेंशन टेबल को चला रहा है, और इन दो फैक्ट टेबल को डायमेंशन टेबल दोबारा आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, आपस में दोबारा इंटरकनेक्शन किए कर रहे हैं। जानोगे बात, लेकिन ये बातें समझने के लिए ये इसमें कोई बात ये टेबल की बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, असल बात है ये याद करने वाली। एग्जामिनर को अगर बता देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुदा मैंने एक क्लास में लाउडली अनाउंस किया था अगर डायग्राम में आपको कंट्रोल ना हो तो खुदा आपने उसका भी लगानी, वरना बहुत नुकसान होगा। इसलिए कि डायग्राम किसी ज़हन को 100% प्रेजेंट करती है, तो अगर डायग्राम गलत है तो समझिए कि आपका सबूत गलत है, लिख आप ही कहें तो बैठा हुआ है और डायग्राम प्रेजेंट करेगी आपकी लॉजिक को। बात समझ आई? अगर आपको लगे कि यार नहीं मैं डायग्राम बना दूंगा, पहले आप बना के देख ले, उसकी लॉजिक देख ले, अगर ठीक लगे तो नहीं बना दे, अगर लगे कि यार ये समथिंग रॉन्ग तो खुदा छोड़ दे। उस नंबर से वो लगता है थोड़ा नंबर जो एक नई लॉजिक क्रिएट करके एग्जामिनर को बिल्कुल आपसे जो है वो जुदा कर दे। ये मेरी बहुत बड़ी बात आप लोगों से। गैलेक्सी स्कीमा, द गैलेक्सी स्कीमा इज स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फैक्ट टेबल्स and share common dimension tables. Statistics allow for the analysis of multi-related business processes within a single data warehouse. मैंने कल बताया कि हम मल्टी डाटा वेयरहाउस की बात कर रहे हैं, आप करते हैं आप सिंगल डाटा वेयरहाउस की कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगल डाटा वेयरहाउस में मल्टीपल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको मैंने तीन एग्जांपल दिए हैं, तीन में से दो याद करते हैं, एक मैंने दिया है फेसबुक इज वन एग्जांपल, फेसबुक इज यूजिंग, उसके अलावा एटीएम आप वन लिंक है, वन लिंक वो भी इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी पहले हर बैंक का अलग था और फिर सबको आपको डायमेंशन टेबल के थ्रू दोबारा लिंक कर दिया गया होगी। और उसके बाद मैंने तीसरी मिसाल दी आपको आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, वो भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़े सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। Employed in a complex data warehouse where multiple business processes need to analyze together, sharing common descriptive attributes. पहले से बनाए हुए attributes. Advantages. Suitable for enterprise level. सब लोगों को मालूम होना चाहिए, बात आपने क्लास 5 में पढ़ी है। Enterprise कंपनी को कहते हैं, Enterprise कॉर्पोरेशन को कहते हैं। ये लोगों ने मुझसे क्लास 5 पढ़ा होता है, मैं पहले चैप्टर के टू का आगाज में पहले ऑर्डर के नहीं लिखवाता हूं। ये कंपनी के तीन नाम होते हैं, कंपनी कहते हैं, कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, एंटरप्राइज भी कहते हैं। और वहां याद कीजिए बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी कहते हैं, लेकिन बिजनेस की दुनिया थी। आईटी की दुनिया में एंटिटी कहते हैं टेबल को, आईटी की दुनिया में एंटिटी कहते हैं फाइल को। आप लोग तो दो प्रोफेशन की दुनिया याद रखनी है और कुछ चीजें सिमिलरिटी के साथ याद रखनी है। Allows integration of multi business processes. इससे क्या मतलब है, यानी बिजनेस के कई प्रोसेस अलग अलग हैं, ये उनको भी आपस में इंटीग्रेट कर रहा है। Provide deeper cross functional insight, यानी बहुत डीप पे जाके एक चीज को आपस में इंटीग्रेट कर रहा है। And flexible to add more fact table as business grow. जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है फैक्ट टेबल बढ़ते हैं, यानी डायमेंशन टेबल नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा है फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल क्या बढ़ा है, एक नई बिजनेस एंट्री आई उसका एक स्टार बढ़ाया, उसका फैक्ट टेबल बढ़ाया, उसके डायमेंशन टेबल बढ़ाया और उसको गैलेक्सी में ऐड कर दी। बात समझ आई? इसी वजह से मैंने कहा है कि फेसबुक इसको इस्तेमाल करता है, हमने क्या पढ़ा था दोबारा याद कीजिए, हमने कहा ग्राफ टेबल करता है, अपने छोटे छोटे बनाता है, फिर दूसरे ग्राफ से बनाता है, उसके बाद ये एक तीसरे बड़े, ये क्या है, किसी चीज का मतलब ये है फैक्ट टेबल। अब जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे इसके साथ इसकी लिंकिंग हुई है, इसके डायमेंशन टेबल की आपने इसको और बढ़ाया कॉलिंग बोलेंगे, ये इतना आसानी से मैनेज होता है। ग्राफ टेबल के बारे में या ग्राफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ये बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर और बहुत बड़े लेवल के ऊपर आसानी से मैनेज होता है। ये इसका डिजाइन ही शानदार से किया जाता है एंड मोस्टली इट इज डिजाइन फॉर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। लेकिन मुझे अभी बातें बहुत वाज़ेह आपके सामने क्या लिखा हुआ है, वेरी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, अगर कभी ठीक करना पड़े तो इतना आसान नहीं, क्योंकि जाल बना हुआ है, एक पूरा का पूरा जाल नहीं बल्कि उसको बवाल करना चाहिए, इतना बड़े पैमाने पर मैनेज होता है। और सबसे तकलीफ क्या होता है कि कुछ स्कीमा आपकी जो है एक स्टार आपका स्ट्रक्चर है, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उनको आपस में चलाना और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलेट करना ये कभी इतना आसान नहीं होता। आपके लिए मैं दोबारा बता जाऊं, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा काम ये कर रहा है कि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को मोस्टली एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करता है कि हर डाटा को स्ट्रक्चर करता है। अब ये काम कैसे होता है, ये जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे आपको नहीं पता चलता, लेकिन जुमले की हद तक आप समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 आएगा इंशाल्लाह, वहां बात करेंगे चैप्टर 10 के अंदर हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स, लेकिन वहां पर आपके भी सब बात ही सोच सकेंगे, आगे उसकी प्रैक्टिकल कोई एक्सपोजर नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल है, एमएल व्हाट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग काम ये है कि वो बड़े से बड़े अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसमें जाता है, मैनिपुलेट करवाता है, प्रोसेसिंग करवाता है, प्रोसेसिंग करके दोबारा उसको वापस स्ट्रक्चर फॉर्म में निकालता है। ये कमाल है, लेकिन कैसे होता है, विदाउट प्रोग्रामिंग या विदाउट पाइथन कोड कोई बंदा इसको सारी मैनेज नहीं कर सकता। हां सुन सकता है, सुन के लिख सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता।
क्वेरी परफॉर्मेंस में डिग्रेड ड्यू टू लार्ज फैक्ट टेबल रिक्वायर्ड एडवांस ईटीएल मैंने ईटीएल का एडवांस बताइए इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाटा एक्सट्रैक्शन नहीं है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है डाटा की क्लीनिंग है एक तो डाटा की वैरायटी बहुत ज्यादा है एक डाटा साइज बहुत ज्यादा है बहुत बड़ी चीज है साइज बहुत ज्यादा है एक बात आप याद नहीं हमें लॉजिक करने का डाटा हाउस लॉजिक करते नहीं हमें डाटा हाउस नुकसान पड़ेगा कि डाटा हाउस ओआईटी के मुकाबले में स्लो है इसको फास्ट का समझ नहीं है फास्ट में नहीं है इसके साथ इसका काम सिर्फ डाटा स्टोरिंग के साथ है बस नीड स्किल डाटा आर्किटेक्चर एंड मोर कंप्यूटिंग पावर देखिए यहां पर याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़े और आपको मशीन बढ़ानी पड़े तो इसको हम हमेशा वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं याद है बात मेरे भाई आपको याद ना हो मुझे याद होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऐसे बढ़ती है यानी कई कंप्यूटर जोड़ते जाए कई प्रोसेसर जोड़ते जाए कई कीबोर्ड कई प्रिंटर कई डिवाइसेस जो करके जान बना दे तो मैंने कहा याद करने का तरीका है याद करने का तरीका बताया मैंने अगर नेटवर्क बनाए हो क्या बनाए हो नेटवर्क तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है अगर एक ही कंप्यूटर की पावर बढ़ाए हो तो ये वर्टिकल स्केलिंग है एक कंप्यूटर की पावर कितना बात आप सुनते हैं रैम ये और एक पता लॉन्ग बता देंगे रैम हार्ड डिस्क प्रोसेसर बस ये तीन बातें आप याद रखें अगर किसी एक कंप्यूटर की आगे बीटी 16 वाली ये भी वर्टिकल उसके अंदर प्रोसेसर जो है 3 साइड की बात है जी याद है मैंने कहा कंप्यूटर की साइड की बात हुई है एक कंप्यूटर की बात हुई अगर उसकी रैम भाई हार्ड डिस्क आपने 500 जीबी की रैम बना के ले ली ये भी वर्टिकल आपने प्रोसेसर 2.7 का 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर उठा के अपनी बना लिया है ये भी याद रखिए वर्टिकल यानी इसमें नॉर्मल तीन बातों का जिक्र होता है रैम स्टोरेज और प्रोसेसर भाई ये अल्टीमेटली अगर एक सिस्टम की बात हो रही है एक सिस्टम की बात हो रही है लेकिन बात याद रखिए कि यूएसबी है वो सिस्टम ऐसा नहीं होती यूएसबी एक पोर्टेबल कांसेप्ट है यानी पोर्टेबिलिटी डाटा के लिए जो चीज फिक्स है और मुसलसल काम कर रही है हम मोस्टली उसका करते हैं तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर टेबल याद है तो इंशाल्लाह आपको मेरा ख्याल है कि टेबल से पहले भी आप इस लेवल पे है कि आप ये टेबल खुद बना सके मेरा सबूत आपके बारे में अल्लाह करे कि मेरी राय बिल्कुल बेहतरीन हो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जल्दी करिए स्ट्रक्चर सेंट्रल फैक्ट टेबल विद डीनॉर्मलाइज्ड वेरी गुड और स्नोफ्लेक सेंट्रल फैक्ट टेबल विद नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन आगे क्या लिखा है सब टेबल भी है गैलेक्सी में मल्टी फैक्ट टेबल शेयरिंग कॉमन डायमेंशंस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल मॉडरेट एंड वेरी हाई मतलब याद रखें अब ये टेबल आपको और मजीद आपके नॉलेज को फिक्स कर रहा है कि जो चीज आपने टुकड़ा पढ़ी थी उसको एक जगह पर और मजीद अच्छे अंदाज से कंबाइन कर लें फैक्ट टेबल only one fact table here only one fact table here and multi fact table here dimension table few और denormalized यहां पर क्या है many और normalized यहां लिखा हुआ है शेयर यानी normalization और denormalization ताकि क्यों नहीं है कोई बताएगा मुझे सेमी स्ट्रक्चर की वजह से क्योंकि सेमी स्ट्रक्चर टेबल बना के आप उसकी फील्ड नहीं बना सकते ये बात याद है ना उसमें लॉग इस्तेमाल होते हैं उसमें टैग इस्तेमाल होते हैं मार्कर इस्तेमाल होते हैं उनको आप कैसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे इसी वजह से इसकी नॉर्मलाइजेशन और डिनॉर्मलाइजेशन की बातें नहीं की जाती डाटा रिडंडेंसी यहां डाटा रिडंडेंसी हाई है यहां लो है यहां लो होने के लिए पता है मुझे और यहां मॉडरेट है वो मॉडरेट क्यों है इसलिए कि कुछ चीजें नॉर्मलाइज होंगी कुछ चीजें डीनॉर्मलाइज होंगी इसलिए यहां पर डाटा आपका मॉडरेट अंदाज होगा क्वेरी की परफॉर्मेंस फास्ट होगी यहां स्लो होगी यहां स्लो क्यों है यहां मॉडरेट क्यों है मतलब यहां पर इसलिए बजाय सब टेबल के सब टेबल अब आप एक मिनट यहां याद रखिए एक वक्त में इस डाटा की जरूरत नहीं है सारी नहीं यहां से यहां जाने का कभी कभार पेश आई तो उसी वक्त एक आदि कोई लेट होगी वरना डाटा वेयर हाउस ने निजाम बना के रखा होगा जिनको किसका डाटा चाहिए उसको इंसर्ट रखेगा जिनको किसका डाटा चाहिए उनको इंसर्ट करेगा अगर यहां के टेबल को यहां से कोई क्वेरी चाहिए होगी तो फिर वो क्वेरी लंबी होगी लेकिन वो बहुत रेयर होगी शायद 10% ऑफ द होल क्वेरी बची होगी तो इसलिए हम 10% एग्जांपल लिया करते हैं हम 90% एग्जांपल लिया करते हैं क्योंकि ये बात याद रखिए कि जो चीज एक जगह पर फायदा देती है वो फायदा दे जो चीज एक जगह नुकसान देती है वो दूसरी जगह भी नुकसान दे लेकिन हम देखते हैं कि मेजॉरिटी क्या होता है जो चीज मेजॉरिटी में होती है उसे एग्जांपल कर लेते हैं इसी वजह से जब हम बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कंसेंसस की किसकी कंसेंसस की तो कंसेंसस कहता है बाहमी इत्तेफाक राय सबकी राय ली जाए ऐसे लेकिन एक बात आपको साथ जुड़नी होनी चाहिए कि सबकी राय एक जैसी नहीं होती तो वहां क्या करते हैं मेजॉरिटी की बात को तस्लीम कर लेते हैं इसको इसलिए कंसेंसस को उर्दू में कहते हैं इत्तेफाक राय लेकिन कंसेंसस की इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन पढ़े लिखा होता है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी यानी जिसमें मेजर लोग फैसला कर देते हैं अगर 100 लोग हैं और किसी एक ही पर फैसला करना है 3 ग्रुप बन गए एक ग्रुप 34% के साथ आया दूसरा ग्रुप 33 के साथ तीसरा भी 33 के साथ तो 34 की बात मान जाएगी राइट तो राइट तो चली गई है तो इसलिए याद रखिएगा कि जब आप इसके बारे में कहते हैं कि मॉडरेट है और ये स्नोफ्लेक से थोड़ा तेज है तो इसकी होने की वजह है कि छोटे-छोटे काम स्टार्ट हुए होते हैं और कोई एक मुश्किल कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है लेकिन एक आदि क्वेरी होती है ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट क्रिएट नहीं करती नेक्स्ट कंटेंट स्टोरी रिक्वायरमेंट यहां पे स्टोरी रिक्वायरमेंट हाई है यहां लो है यहां बहुत हाई है क्योंकि मुझे इसका कंटेंट मालूम है कि इसमें डायमेंशन टेबल के साथ सेमी स्ट्रक्चर डाटा है तो कुछ चीजें स्ट्रक्चर है कुछ चीजें अनस्ट्रक्चर है तो ज्यादा डाटा चाहिए ये क्योंकि डीनॉर्मलाइज्ड था इसलिए ज्यादा था यहां हमने कहा था कि ये लो है सर इसी वजह से और इसलिए नॉर्मलाइजेशन की वजह से जितनी नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होती है अब आपने नॉर्मलाइजेशन कितना पढ़ ली है कि एक बात आपको समझ आ गई है कि मोस्टली हम आईडी चेंज करते हैं बार-बार नेम और जो यही सारा सब बताता हूं हम नॉर्मलाइजेशन करते क्या है नॉन की रेपिटेशन ब्लॉक कर देते हैं प्राइमरी की रिपीट करते हैं यानी कि बात मोस्टली प्राइमरी की डाटा रिपीट कर देते हैं और नॉन की रिपीट नहीं करते क्या करते हैं नॉन की नॉन की होती है नेम एड्रेस ईमेल फोन नंबर फलाना वो हम उसकी डुप्लीकेट कर देते हैं वो एक ही रहते हैं और वो डाटा होता है और थोड़ा डाटा आई 1 2 3 4 S1 S2 S3 छोटा डाटा होता है ये बार-बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और जब भी सर्चिंग करनी होती है उसको पकड़ते हैं उसके डाटा टेबल को पकड़ते हैं पूरा डाटा सामने आता है फाइन ease of use it's a very easy for a business user moderate but very difficult for any user के लिए आसान नहीं है बट यहां end user क्या बना है जो इसको मैनिपुलेट कर रहा है इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही मैनिपुलेटर एक प्रोग्रामर नहीं है मैनिपुलेटर होते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं बेस्ट फॉर सिंपल रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बेस्ट फॉर डिटेल्ड एनालिसिस बेस्ट फॉर एंटरप्राइज वाइड एनालिसिस एग्जांपल आप याद करने की जरूरत नहीं है इसकी जरूरत नहीं आपको लेकिन बाकी ऊपर का टेबल बहुत क्लियरिटी के साथ आपको तमाम बातें बड़ी आसानी से मैनेज करके बता रहा है यहां पे कोई शायद नहीं आइए आखिरी बात इस चैप्टर की वो है डाटा मार्ट क्या नाम है इसका डाटा मार्ट आखिरी मतलब ये डायग्राम बनेगी उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को खैर बात करेंगे मैं आप नहीं पता नहीं आप क्या बात करें हमने दिखाया बात कर दिया इधर ध्यान से हां जी यूजर ईआरपी और उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल वेबसाइट यानी बात ये मैं याद देंगे और बराबर की बात मैंने पढ़ाई हुई है सिर्फ दोबारा आपकी गोशो गुजार करने के लिए क्योंकि मैं जुबानी कलाम से बात करता हूं तो समझ नहीं आती तो डाटा के पता है नहीं एपीआईज यहां एपीआई जरूरत नहीं है यहां से सीधा डाटा मूव करके कहां आना है जनाब तो कभी वेबसाइट को सब एपीआई ये खुद सॉफ्टवेयर है इसको सॉफ्टवेयर से आगे डाटा लेकिन मुझे सेव एपीआई हो ये 25 एपीआई हो दरमियान में हमने एक डब्बा बनाया था इस डब्बे का नाम DBMS ये बहुत DBMS था और इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने इन सबसे डाटा वसूल करना था क्योंकि ये गार्ड है डेटाबेस का ये डेटाबेस क्रिएट भी करता है क्रिएट करने के बाद उसकी हिफाजत भी करता है सिक्योरिटी भी देता है क्योंकि डेटाबेस का कंपोनेंट पढ़ते हैं सिक्योरिटी मैनेजर के अंदर होता है स्टोर मैनेजर के अंदर होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर के अंदर होता है डाटा एडमिन के अंदर होता है लेकिन हमने कहा था कि हमने एक से ज्यादा डेटाबेस क्रिएट करना है सिर्फ एक बनती है लेकिन क्योंकि डेटाबेस बड़ा होगा इसलिए हम मल्टी डेटाबेस बना लेते हैं तो हमने यहां बनाई मल्टी डेटाबेसेस
मौसम में ये इसके शो करने का हमारी कंप्यूटर की दुनिया में इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनती है, वो मैं एग्जैक्टली बना रहा, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ इस तरह दिखेगी आपको इसकी डायग्राम। और ये क्या है हमारा डीबी, मैंने दोनों डाल दिए, मैं डॉट डालता हूं, डॉट डालता हूं, डी बना डीबी डाटाबेस। और उसके बाद ये यहां आपकी सहूलियत के लिए मैं यहां हर चीज पूरी पूरी लिखूंगा। दिस इज ईटीएल, ईटीएल और ईटीएल से आगे डाटा वेयरहाउस। और अगर कहीं खुदा ना खासा आपको डायग्राम बनानी पड़ गई तो मेरी तरह ये करनी करनी डाटा वेयरहाउस को लिखना है, वरना मैं बता रहा हूं उसमें मंदिर बनाने वो भी अगले विषय का देना, मैं इतने सारे नंबर देके बाद काम है अगर तुम शादी देते हो काम खत्म हो जाए, इसलिए आपने वो काम पूरा करना है, डाटा वेयरहाउस पूरा लिखना है। यानी कि बात यहां भी डाटाबेस पूरा लिखना है, बाहर लिखना है, यहां देखें तो बाहर लिखना है डाटाबेस डीबीएमएस लिख सकते हैं, डीबीएमएस याद है, मशहूर डीबीएमएस के नाम से, ये पूरी दुनिया में डीबीएमएस के नाम से मशहूर है। यहां तक बच्चे पहले पढ़ा चुका हूं, आज हमने इससे आगे चलना है जी। यहां से छोटे-छोटे यूनिट्स जो है डाटा निकाले जाते हैं अपनी काम की मर्जी के मुताबिक, अपनी काम के मुताबिक, किसी को सेल की एक रिपोर्ट चाहिए, किसी कस्टमर का डाटा चाहिए, किसी को प्रोडक्ट की मालूमात चाहिए, तो यहाँ पर एक ही वक्त में छोटे-छोटे यूनिट जो है इस डाटा वेयरहाउस से निकाले जाते हैं। ईच यूनिट इज कॉल्ड डाटा मार्ट। अभी डाटा पूरी आई, वेरी गुड। ये भाई चैप्टर नंबर 6 पूरा हो गया 5 के साथ-साथ। याद कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चैप्टर 5 था जी, यहाँ से लेके यहाँ तक चैप्टर नंबर 5 था, और फिर दोबारा यहीं से लेकर ये यहाँ तक ये चैप्टर नंबर 6 है। ये दोनों बातें आपने एक ही जगह पढ़ी है, और डायग्राम बनाने वाले हजरात को फिर दोबारा एक बड़े होने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर डायग्राम पूरी याद है तो डायग्राम एग्जाम में बनानी है, नहीं याद तो खुदा नहीं बनानी, बिल्कुल इसमें लेना, ये बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम आपके पूरे नॉलेज की रक्षा करती है कि आपको कितना नॉलेज है आपके सिस्टम के ऊपर। और ये भी याद रखना पता लगे माना ये अंदर में मशहूर होगा तो बनाऊंगा, तो इतना काम नहीं करना आपको, इसलिए मुझे डायग्राम है शो करके बताइए कि जहां जितना काम करना है, हां बनाने में काम की बात नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा आपके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली आप में से 90% लोग होते हैं जो कि एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा हाथ से लिखकर लिखने की प्रैक्टिस करके नहीं गए होते, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो लिखने में दिक्कत आती है, हाथ उतनी तेजी के साथ नहीं चल सकता। जो मशीन साल में एक मरतबा चलती है, उतना मरतबा चलाने के मारे पड़ते हैं, जो मशीन लगाने चलती है तो पहले बंदे के साथ चलती है, तो रवानी होती है, तो ये हाथ चुके रवानी नहीं होता, मां यूं करने के अलावा और कुछ नहीं करना जानता, लिखना नहीं जानता। इस हाथ की जुम्बिश के अंदाज मुख्तलिफ है, इसके हाथ में कलम आया ही नहीं कभी, अगर कभी कलम आया भी तो भी लैपटॉप का कलम नहीं होगा, जिससे लैपटॉप इस्तेमाल किया सकता है या मोबाइल इस्तेमाल किया सकता है। इस असल कलम की ताकत अभी हाथ में आई नहीं होती, और इस कलम की ताकत आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे एक साइन करोड़ अरबों करोड़ का साइन होता है, वो इस ताकत, इस पेन की ताकत का अंदाजा लगा लें, जिसको आपने फेंका हुआ है, इसको आपने हाथों से दूर करके रखा हुआ है, और आइंदा आने वाले वक्त में आपके उसी पेन की ताकत से बड़ी आपकी हर रिपोर्ट कंप्यूटराइज होनी है, आपकी हर रिपोर्ट कंप्यूटर बननी है, नीचे इसके साइन आपके अपने हाथ से होने हैं। इस बात को आकाश करेंगे, इसको व्यू आपने किया है, इसको इनिशियल आपने किया है, इसको फाइनलाइज आपने किया है, इसको ऑथराइज आपने किया है, ये सब बातें आपको उस कलम के एक टुकड़े से होनी है। अभी इसको पकड़ने इंशाल्लाह अगला काम समाप्त करना पड़ेगा, ये मालूम है उस पकड़ने में उसको लिखने में बात करें। चलिए बिस्मिल्लाह व्हाट इज डाटा मार्ट? A data mart is a smaller, specialized version of प्लीज ये बदल डाटा वेयरहाउस है। असल में डाटा वेयरहाउस से एक स्मॉल सा डाटा आप पिक करते हैं और फिर उसको विजुअलाइज करते हैं अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए। दैट स्मॉल टाइप ऑफ रिपोर्ट और डाटा इज कॉल्ड डाटा मार्ट। ऑल ऑफ यू, a data warehouse store organized by data, a data mart store a subset of data relevant to one team of अगले जुमले में से बात बड़ी बात करती है कि डाटा मार्ट भी डाटा स्टोर करेगा अपने पास थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा। ऑल ऑफ यू, गूगल कितना बड़ा है, पूरी दुनिया में गूगल के अकाउंट है, हर बंदे का कोई ना कोई जीमेल अकाउंट है, उस जीमेल में से आप अपने से ईमेल सिस्टम में लगाते हैं बस, तो आपकी जीमेल आपके मोबाइल में है, उसी नंबर है डाटा मार्ट की, और पूरी दुनिया में गूगल की जीमेल बनी है वो क्या है? डाटा वेयरहाउस, जिसने पूरी दुनिया के अंदर 15 अरब लोग हैं इस दुनिया में, और 15 अरब लोगों में से एक बंदे कितनी जीमेल बनाएंगे, और एक बंदे का कम से कम 3 भी हो एटलीस्ट, तो इसका मतलब 45 अरब लोग बनते हैं, तो 45 अरब में से बचे निकालते हैं, जैसे गूगल निकालने का मार्केट माशाल्लाह। तो हमारे पास अल्टीमेटली 30 अरब के नजदीक अकाउंट है, 30 अरब अकाउंट्स, उसमें डाटा है, वो बात नहीं कर सकता कि किसी फाइल बनाई है, किसी ने टेबल बनाई है, किसी पिक्चर बनाई है, किसी वीडियो बनाई है, किसी पीडीएफ बनाई है, कुछ डाटा बनाया है, किसी फाइल बनाया है, मेडिकल डाटा बनाया है, एवरीवन शेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इन द वर्ल्ड। अगर समझ आई तो ये है बेसिकली कमाल, इस कमाल को मैनेज किया हुआ है डाटा के अंदाज से, डाटा वेयरहाउस की टेक्निक है। सब लोगों को बात समझ आ गई? समझे? गुड। तीसरा पॉइंट है इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब है सिर्फ टारगेट डाटा की बात करता है, इसकी टारगेट डाटा की, यानी पूरे पूरे डाटा वेयरहाउस का समझ नहीं है। मीनिंग इट इज डिजाइंड टू सर्व द नीड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एरिया और डिपार्टमेंट लाइक सेल, लाइक फाइनेंस, लाइक मार्केटिंग, और उसे पूरे इलाके को करनी है, एचआर को एक बात बताओ। It provide faster access and make data analysis easier that department. क्योंकि डाटा करने को नहीं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपका गैलेक्सी सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों गैलेक्सी सिस्टम छोटे-छोटे यूनिट रखे हुए हैं, वो इसी बना रखे हुए हैं, जिसको जिस यूनिट का चाहिए वहां से कैसे डाटा बनाना है, वरना पूरे डाटा पे डाटा बनाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप गैलेक्सी इस्तेमाल कर रहे हो या खास बात होती है। Example, the marketing department has a data mart containing only data relevant to them, the customer demographic. यही से क्या वाला है, या नहीं आप चैप्टर में पढ़ा है PRC 5 में demographic analysis, geographic analysis, social factor analysis। ठीक, तो आपके पास demographic campaign response rate, इसके बाद आपने campaign चलाई थी, पेड लोगों रिस्पांस कितना है, आपको बिल्कुल इतनी सी बात चाहिए, उस पूरे डाटा वेयरहाउस से। और मुमकिन है कि 50 मिनट में एक मिनट की पेज चाहिए आपने, तो 50 मिनट का डाटा चाहिए, एक मिनट का डाटा चाहिए। एंड वेबसाइट क्लिक स्ट्रीम, इसके बाद कितने लोगों ने वेबसाइट क्लिक किया वो डाटा चाहिए। एंड से लीड कि कौन सी चीज कौन सा यूनिट डाटा निकला है। दे डोंट नीड टू सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डाटा और एचआर पेरोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल डाटा वेयरहाउस। ये आखिरी कंटेंट जिन्हें आपके आई कार्ड में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइप्स ऑफ डाटा मार्ट्स, 3 तरह के होते हैं, बहुत ओके, बहुत आसान है। नाम से वाजे डिपेंडेंट, ये डाटा वेयरहाउस से ही डाटा लेगा। इंडिपेंडेंट, ये डाटा वेयरहाउस से डाटा वसूल नहीं करेगा। व्हाट इज हाइब्रिड, कुछ डाटा वेयरहाउस से लेगा, कुछ डाटा खुद से जनरेट करेगा। अब बात कुछ, और ये मुमकिन है कि डायरेक्ट लिंक हो, ये वाला कंटेंट, ये वाला आपके ओएलटीपी के साथ, ओएलटीपी के साथ मुमकिन है डायरेक्ट लिंक हो, क्योंकि ओएलटीपी ने राइट किया, ये उसका अपनी छोटी सी मजीद रिपोर्ट बना सकता है। अब आपको पढ़िए, बिल्ड फ्रॉम एक्जिस्टिंग डाटा वेयरहाउस, किसमें बनता है एक्जिस्टिंग डाटा वेयरहाउस पे, इसके साथ साथ सेल डाटा मार्ट क्रिएटेड फ्रॉम द कंपनी वाइड डाटा वेयरहाउस। व्हाट इज इंडिपेंडेंट, बिल्ड डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम ERP CRM विदाउट यूजिंग, तो असल बात है ये करने वाली। अब मार्केटिंग टीम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम CRM फ्रॉम कंपेयर एनालिसिस, और आपको मालूम है मार्केटिंग ने ये वाला काम कहां से किया होगा ओएलटीपी के साथ। What is hybrid, combination of both dependent and independent approaches. HR Mart uses employee data from data warehouse plus training system data directly. Alhamdulillah. Now this is totally आपको कल मैं जानबूझकर सिर्फ आपको मैंने वो ये सारी स्लाइड दिलवा दी थी, आपको मैंने जहां डाटा सेक्टर नंबर 6 के नोट्स भी दिलवा दिए थे। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कल से आज शाम से इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत तकरीबन 5 साल बाद में उसके बाद आगे ऑनलाइन क्लास होती है, मैं स्क्रीन वाइज कर लेता हूं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा मजीद से पहले मैं आपको डाटा पहुंचाऊं, ताकि आप घर जाके रस करके तसल्ली से, और फिर अगर मालूम है काम से कम लोग क्लास होते हैं, ज्यादा उल्लू जवाब जाता है, तो वो आप अपना काम बता के, लेकिन जब भी सोए जब भी जाके अपना काम जो है अपना करना, आपकी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।